मध्य पूर्व के रेगिस्तान में एक रडार स्टेशन पर मिसाइल से हमला होता है और हफ्तों के भीतर ना भारत के किसी गांव में एक किसान अपने गोदाम में सड़ते हुए चावल को ईंधन में बदलने की योजना बनाने लगता है। सुनने में तो ये किसी विज्ञान कथा जैसा लगता है। बिल्कुल, लेकिन आज की जो उलझी हुई वैश्विक अर्थव्यवस्था है ना, वो एकदम ऐसे ही काम कर रही है। तो इस गहन विश्लेषण में यानी आज के इस डीप डाइव में हम इसी पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, और आज जो स्रोत हमारे सामने है वो बहुत ही विविध हैं। मतलब इसमें अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के विश्लेषण हैं, ऊर्जा संकट पर लेख हैं और डिजिटल गोल्ड से जुड़ी फिनटेक की ताज़ा खबरें भी शामिल हैं। सही कहा। और आज का हमारा मिशन यही है कि हम ये समझें कि दुनिया के एक कोने में घटने वाली घटनाएं एक आम नागरिक की जेब और भविष्यों के फैसलों को कैसे आकार दे रही हैं। तो चलिए इस पूरी तस्वीर को एक-एक करके समझते हैं। ये सफर वाकई बहुत दिलचस्प होने वाला है। जब हम इन तमाम बिखरी हुई जानकारियों को जोड़ते हैं ना, तो एक बहुत स्पष्ट पैटर्न उभरता है। एक शक्ति संतुलन के बदलने का पैटर्न, है ना? एकदम सही। दुनिया का शक्ति संतुलन पूरी तरह से बदल रहा है और उससे पैदा होने वाले आर्थिक झटकों से कोई अछूता नहीं है। तो शुरुआत सबसे बड़ी वैश्विक हलचल से करते हैं। जो रणनीतिक विश्लेषण सामने आए हैं वो अमेरिका और ईरान के संघर्ष के बहुत बारीकी से बात करते हैं। मतलब जो एक ध्रुवीय विश्व या यूनिपोलर वर्ल्ड का भ्रम था ना, जहां सिर्फ एक महाशक्ति का राज चलता था, वो अब टूट रहा है। देखिए, वो भ्रम बहुत बुरी तरह टूट रहा है। अमेरिका इस संघर्ष में 3 बहुत बड़ी गलतफहमियों के साथ उतरा था। पहली तो ये कि उसे लगा उसके प्रतिद्वंदी जैसे रूस और चीन वो तो दूसरी जगहों पर उलझे हुए हैं। हाँ, तो उन्हें लगा कि ईरान को आसानी से अलग थलग करके कुचला जा सकता है। बिल्कुल। और दूसरी गलतफहमी ये थी कि भारी बमबारी करने से या तो रातों रात सत्ता परिवर्तन हो जाएगा या फिर वो तुरंत आत्मसमर्पण कर देंगे। जो कि मतलब ये बहुत ही पुरानी पश्चिमी सैन्य रणनीति है ना, आसमान से सब तबाह कर दो। हाँ, आसमान से सब उड़ा दो और जमीन पर दुश्मन घुटने टेक देगा। लेकिन आज के दौर में ये काम नहीं करता। और तीसरी और मैं कहूँगा सबसे घातक गलतफहमी ये थी कि अमेरिका को लगा कि मध्य पूर्व में जो उनके सहयोगी देश हैं और उनके जो इतने सारे सैन्य ठिकाने वहां फैले हुए हैं, वो इस युद्ध में एक बहुत बड़ा रणनीतिक फायदा साबित होंगे। लेकिन हकीकत में तो पूरा पासा ही पलट गया। जो तथ्य सामने आए हैं वो बताते हैं कि ईरान अकेला नहीं था, उसके सहयोगियों ने मदद की और वो जो सैन्य ठिकानों वाला फायदा था वो तो पूरी तरह से उल्टा पड़ गया। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि कैसे एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज यानी सैन्य बढ़त रातों रात एक लायबिलिटी यानी बोझ में बदल गई। मतलब अमेरिका के 5 देशों में मौजूद 7 सैन्य ठिकानों पर कम से कम 25 बार सटीक हमले हुए। उनके रडार और रसद को भारी नुकसान पहुंचा। और जब आपके सैन्य ठिकाने दूसरे देशों में फैले होते हैं ना, तो उन्हें रसद और सुरक्षा देना एक बुरा सपना बन जाता है। अब ये ठिकाने सुरक्षा के प्रतीक नहीं रहे, बहुत आसान निशाने बन गए हैं। ये तो ऐसा है जैसे कोई शतरंज का पुराना खिलाड़ी ये सोचकर अपनी चाल चले कि खेल के नियम पुराने वाले ही हैं, लेकिन सामने वाले ने चुपचाप पूरा बोर्ड ही बदल दिया हो। बहुत ही सटीक एनालॉजी दिया आपने। ईरान की रणनीति में समझना यहाँ बहुत जरूरी है। उनके पास अमेरिका जैसे असीमित आर्थिक संसाधन तो है नहीं, लेकिन उन्होंने इसी सीमित संसाधन को अपनी ताकत बनाया। उन्होंने ड्रोन और मिसाइलों की ऐसी सस्ती लेकिन बेहद सटीक तकनीक बनाई जिसने अरबों डॉलर के पश्चिमी रक्षा कवच को आसानी से भेद दिया। और जब उन्होंने खाड़ी क्षेत्र के ऊर्जा केंद्रों पर पलटवार किया तो अमेरिका को पीछे हटना पड़ा। हाँ, इसे ही सैन्य भाषा में एसिमेट्रिक वॉरफेयर यानी असमान युद्ध कहा जाता है। एक महंगी सेना को एक छोटी लेकिन चुस्त तकनीक वाली सेना पछाड़ देती है। और जाहिर है इस झटके की गूंज सिर्फ युद्ध के मैदान तक तो रही नहीं होगी। जब मध्य पूर्व में शतरंज के बिसात पलटती है तो सबसे गहरी चोट तेल बाजार पर पड़ती है। बिल्कुल पड़ती है। ऊर्जा बाजार के जो ताज़ा आकलन हैं वो बताते हैं कि भले ही अमेरिका ने ईरान को एक 15 सूत्रीय एजेंडा भेजा हो शांति के लिए, लेकिन खाड़ी देशों की इस अस्थिरता ने कच्चे तेल के बाजार में पहले ही आग लगा दी है। हाँ, हालात ऐसे बन रहे हैं कि आने वाले कुछ ही महीनों में इंडियन बास्केट के कच्चे तेल की कीमतें दोगुनी तक हो सकती हैं। और ये एक बहुत बड़ा आर्थिक भूचाल है। अगर कच्चा तेल दोगुना होता है ना, तो हर वो चीज़ जो ट्रकों से सफ़र करके बाजार तक पहुंचती है वो महंगी हो जाती है। माल ढुलाई, खेती की लागत, सब कुछ। लेकिन विश्लेषणों में जो सबसे बड़ी चिंता उभरी है वो ये वैश्विक संकट नहीं है, वो भारत की घरेलू नीतिगत विफलता है। हाँ, ये वाकई हैरान करने वाला हिस्सा था। सरकार के पास 2014 से लेकर अब तक ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढ़ाने का पूरा एक दशक था। सही कहा। जब दुनिया में तेल की कीमतें स्थिर थीं, तब यहाँ युद्ध स्तर पर काम होना चाहिए था।
लेकिन चौंकाने वाला तथ्य ये है कि 2014 के बाद से भारत का घरेलू उत्पादन बढ़ने के बजाय 30% गिर गया है। 30%? तो यहाँ एक बड़ा तीखा सवाल खड़ा होता है। अगर खतरा पहले से मंडरा रहा था और हमारे सामने ब्राजील जैसा सफल उदाहरण भी था, जिसने भूवैज्ञानिक डेटा में निवेश करके अपना उत्पादन तिगुना कर लिया था। हाँ, तो क्या हमने जानबूझकर ये अवसर गंवा दिया? आखिर इतने अहम मोर्चे पर नीतियां कैसे फेल हो सकती हैं? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये एक बहुत बड़ी रणनीतिक भूल थी। 2016 में हेल्प नाम की एक नीति आई थी हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन के लिए। कागज पर वो अच्छी लग रही थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी विफलता उसके रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल में छिपी थी। अच्छा, इस रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल के पीछे का अर्थशास्त्र थोड़ा समझाइए। मतलब कंपनियों को दिक्कत क्या थी? देखिए, तेल खोजना कोई आसान काम तो है नहीं। करोड़ों डॉलर और कई सालों का रिस्क होता है। कई बार कुएं खाली निकलते हैं और पैसा डूब जाता है। बिल्कुल। अब इस मॉडल में सरकार ने नियम बनाया कि जैसे ही तेल का पहला बैरल बिकेगा, सरकार को तुरंत अपना हिस्सा चाहिए। अरे, मतलब कंपनी की शुरुआती लागत भी वापस नहीं आई और मुनाफा बांटना पड़ेगा। एकदम सही पकड़ा आपने। इससे कंपनियों के लिए मुनाफा कमाने का समय बहुत लंबा हो गया। इसीलिए वैश्विक कंपनियों ने यहाँ कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। ये तो बहुत बड़ी चूक है। हाँ, और पर्याप्त भूवैज्ञानिक डेटा भी नहीं दिया गया। एक और भ्रम यहाँ तोड़ना जरूरी है कि हम सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा यानी सोलर और विंड पर आंख मूंद कर निर्भर रह सकते हैं। हाँ, क्योंकि 24 घंटे चलने वाली बेस लोड बिजली के लिए तेल और गैस तो चाहिए ही। बिल्कुल। ग्रिड को स्थिर रखने के लिए वो जरूरी है। उसकी अनदेखी का खामियाजा अब हम महंगे आयात के रूप में भुगत रहे हैं। तो स्थिति कुछ ऐसी है कि एक तरफ जमीन के नीचे से तेल निकालना मुश्किल हो रहा है, नीतियां उलझी हुई हैं, और दूसरी तरफ बाहर से तेल मंगाना खतरनाक और महंगा होता जा रहा है। एकदम सही। तो देश जैसे एक कोने में धकेल दिया गया है। ऐसे में समाधान कहाँ है? समाधान जमीन के नीचे नहीं, जमीन के ऊपर यानी खेतों में छुपा है। आप एथेनॉल की बात कर रही हैं। बिल्कुल। यहाँ कहानी सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। एथेनॉल वाकई सिर्फ एक विकल्प नहीं है, ये ऊर्जा संकट और कृषि संकट दोनों का अचूक समाधान बन रहा है। अभी भारत की एथेनॉल क्षमता करीब 1800 करोड़ लीटर तक पहुंच चुकी है, जो कि मक्का, चावल, गन्ने का रस, इन सब चीजों से बन रहा है ना? हाँ, अभी पेट्रोल में 20% ब्लेंडिंग हो रही है, जिसके लिए करीब 900 करोड़ लीटर चाहिए। लेकिन इसे 30% तक ले जाने के लिए 400 से 500 करोड़ लीटर एथेनॉल और चाहिए। और ये कोई ख्याली पुलाव नहीं है। ब्राजील पहले ही 30% ब्लेंडिंग कर रहा है। और केन्या का उदाहरण तो मुझे सबसे अचरज भरा लगा। वहाँ घरों में कुकिंग फ्यूल के लिए बाकायदा एथेनॉल ATM लगे हुए हैं। अरे वाह, हाँ, क्योंकि ये पारंपरिक LPG से सस्ता भी है और सुरक्षित भी। अब इसे भारत की कृषि समस्या से जोड़ते हैं। देश की सबसे बड़ी समस्या अनाज का बहुत ज्यादा उत्पादन। बिल्कुल। चावल और गेहूं हर साल खरीदे जा रहे हैं, गोदाम भरे हैं, अनाज खुले में सड़ रहा है। और अब यही अनाज का सिरदर्द ईंधन संकट का इलाज बन रहा है। जो खंडित चावल है यानी टूटा हुआ चावल, उसका उपयोग अब सड़ने के बजाय एथेनॉल फैक्ट्रियों में हो रहा है। ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए एक गेम चेंजर है। देखिए, इसके काम करने का तरीका समझते हैं। किसान पानी पीने वाले धान और गेहूं के दुष्चक्र में फंसे हैं, क्योंकि सिर्फ उन पर दाम मिलता है। लेकिन जब उन्हें दिखेगा कि मक्के या खराब चावल की एथेनॉल फैक्ट्रियों में भारी मांग है और वहां अच्छा पैसा मिल रहा है, तो वो खुद फसल विविधीकरण की तरफ बढ़ेंगे। यानी वो ऐसी फसलें उगाएंगे जिनमें पानी कम लगता है। ये तो मिट्टी, पानी और किसान की जेब तीनों के लिए फायदेमंद है। एकदम सही। और तकनीक इतनी तेज है कि वो दिन दूर नहीं जब सड़कों पर E100 यानी 100% इथेनॉल से चलने वाले वाहन और उनके अलग पंप दिखेंगे। लेकिन देखिए, खेती और अनाज की ये कहानी सिर्फ फैक्ट्रियों पर खत्म नहीं होती। जिस कृषि क्षेत्र से हम अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं ना, उसी कृषि को बचाने के लिए भारत को वैश्विक मंच पर लड़ना पड़ रहा है। आप कैमरून में चल रहे WTO के 14वें सम्मेलन की बात कर रही हैं? हाँ, MC14। वहाँ जो तस्वीर सामने आ रही है वो बहुत तनावपूर्ण है। ये तनाव विकसित और विकासशील देशों के बीच की वैचारिक खाई को दिखाता है। भारत, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील जैसे देश चाहते हैं कि WTO आम सहमति और समावेशिता पर चले, कि व्यापार के नियम ऐसे हों जो विकासशील देशों की खाद्य सुरक्षा को ना कुचलें। बिल्कुल। लेकिन अमेरिका और यूरोप क्या चाहते हैं? वो बहुपक्षीय ढांचे को दरकिनार करके छोटे समूहों के समझौते थोपना चाहते हैं। और इस लड़ाई में जो सबसे हास्यास्पद हथियार इस्तेमाल हो रहा है वो है 1986 का गणित। मतलब जरा सोचिए, हम 2026 में बैठे हैं, AI और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बातें हो रही हैं, लेकिन कृषि की नीतियां
1986 की कीमतों पर तय हो रही हैं। और यहीं पर इस गणित की चालाकी को समझना जरूरी है। ये पूरी तरह से विकासशील देशों के खिलाफ है। 1986 में 1 किलो गेहूं या चावल बहुत सस्ता था। हाँ, कुछ रुपए का होगा। आज महंगाई की वजह से उसकी कीमत कई गुना बढ़ चुकी है। अब जब भारत अपने किसानों को आज के बाजार भाव से सब्सिडी देता है, तो WTO उसे 1986 की कीमतों से मापता है, वो भी बिना महंगाई को जोड़े। अरे बाप रे, तो वो सब्सिडी तो कृत्रिम रूप से बहुत ज्यादा दिखेगी। 7 से 8 गुना अधिक दिखती है। ये एक ऐसा थर्मोमीटर है जिसे जानबूझकर खराब रखा गया है ताकि विकासशील देशों को कटघरे में खड़ा किया जा सके। ये तो ऐसा ही है ना, जैसे किसी की आज की सैलरी को 1980 के खर्चों से नापकर कहा जाए कि तुम तो बहुत अमीर हो गए हो। एकदम सटीक उदाहरण है। और बात सिर्फ खेती की नहीं है, एक नया मोर्चा खुला है ई-कॉमर्स का। हाँ, डिजिटल सामग्री पर जो सीमा शुल्क की छूट है। विकसित देश चाहते हैं कि डिजिटल डाउनलोड पर जो टैक्स छूट है वो हमेशा के लिए स्थायी हो जाए। पर इसके पीछे का अर्थशास्त्र तो डरावना है। अगर दुनिया का व्यापार भौतिक वस्तुओं से हटकर डिजिटल हो गया और उस पर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगी, तो भारत जैसे देशों का भविष्य का टैक्स बेस ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। बड़ी टेक कंपनियां तो बिना टैक्स दिए अरबों कमा लेंगी, लेकिन हमारी सरकारें अस्पताल और सड़कें बनाने का पैसा कहां से लाएंगी? ये एक अहम सवाल खड़ा करता है कि क्या ये बहुपक्षीय संस्थाएं अब सिर्फ ताकतवर देशों के व्यापारिक हितों के लिए रह गई हैं? हाँ, क्योंकि 2019 से उनकी विवाद निपटान प्रणाली भी तो ठप पड़ी है। अमेरिका ने वीटो लगाकर नए जजों की नियुक्ति ही रोक दी है। मतलब कोई ताकतवर देश नियम तोड़े तो शिकायत सुनने वाला कोई कोर्ट ही नहीं बचा। और तो और विकासशील देशों को जो विशेष एवं विभेदक व्यवहार मिलता है, यानी थोड़ा अतिरिक्त समय और छूट, उसे भी विकसित देश खत्म करना चाहते हैं। तो पूरी तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। एक तरफ WTO में $1 ट्रिलियन की भविष्य की लड़ाई है, दूसरी तरफ मिसाइलें चल रही हैं और ऊर्जा बाजार सुलग रहा है। इतने बड़े डरावने वृहद अर्थशास्त्र के बीच आम नागरिक क्या कर रहा है? वो अपने स्तर पर भविष्य को सुरक्षित करने के स्मार्ट तरीके खोज रहा है। और यहीं पर डिजिटल गोल्ड का ट्रेंड सामने आता है। और ये ट्रेंड कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, सदियों से चली आ रही मानसिकता में एक बहुत बड़ा ढांचागत बदलाव है। आज का युवा, विशेषकर 35 वर्ष से कम उम्र के लोग, वो सोने की दुकानों पर जाने के बजाय स्मार्टफोन पर डिजिटल गोल्ड खरीद रहे हैं। हाँ, और हाल ही में भू राजनीतिक अनिश्चितता के कारण सोने की मांग में जबरदस्त उछाल आया है। बुधवार को ही भारत में लगभग $14.70 प्रति ग्राम का सुधार देखा गया। डिजिटल गोल्ड ने सोने को देखने का नजरिया ही बदल दिया है। पहले भारी भरकम ज्वेलरी खरीदनी पड़ती थी, मौसम या त्योहारों का इंतजार होता था। लेकिन अब तो ऐप के जरिए ₹10, ₹50 का सोना कभी भी खरीदा जा सकता है। ये तो ऐसे है जैसे स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदना। एकदम सही। ये माइक्रो सेविंग का आधुनिक तरीका है। ये भारतीयों को सोने के पारंपरिक जुनून से निकालकर शेयर बाजार और अन्य वित्तीय विकल्पों की ओर ले जाने का एक मजबूत ब्रिज बन रहा है। लेकिन रुकावट के लिए माफी चाहूंगी, यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास भी तो है ना? हाँ, बताइए। आमतौर पर फिनटेक कंपनियां सरकारी रेगुलेशन से बचना चाहती हैं, लेकिन इस मामले में उद्योग जगत खुद सरकार से गुहार लगा रहा है कि कृपया हमारे लिए सख्त नियम बनाइए। अगर फिनटेक खुद रेगुलेशन मांग रहा है, मतलब उन्हें किसी बड़े खतरे का अंदेशा है? क्या उन्हें डर है कि एक बड़ा फ्रॉड पूरे मार्केट को खत्म कर देगा? ये बहुत ही अहम सवाल है। इसके पीछे के खतरे को समझना जरूरी है। अभी जो फिनटेक ऐप डिजिटल गोल्ड बेच रहे हैं, वो ETF या रिजर्व बैंक के सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की तरह रेगुलेटेड नहीं है। मतलब ये पूरी तरह से एक ग्रे एरिया में चल रहा है। बिल्कुल। लाखों लोग ऐप पर डिजिटल रसीदें खरीद रहे हैं। पर सोचिए, अगर कल को वो फिनटेक कंपनी दिवालिया हो जाए तो वो सोना किसका है? और क्या वो भौतिक सोना असल में किसी तिजोरी में रखा भी गया है, या सिर्फ ऐप पर नंबर घुमाए जा रहे हैं? यही सबसे बड़ा डर है। इसीलिए उद्योग खुद चाहता है कि सरकार थर्ड पार्टी ऑडिट को अनिवार्य करे। जितना डिजिटल सोना बिका है, उतना असली सोना सुरक्षित वॉल्ट में होना चाहिए। और बीमाकृत भंडारण के नियम होने चाहिए। हाँ, बिना नियमों के एक भी डिफॉल्ट लाखों युवाओं का भरोसा हमेशा के लिए तोड़ सकता है। वाकई आज अलग अलग तारों को जोड़कर जो तस्वीर बनी है वो बेहद हैरान करने वाली है। चलिए आज के इस सफर को समेटते हैं। शुरुआत हुई मध्य पूर्व के रेगिस्तान से, जहां टूटे भ्रम ने दिखाया कि सैन्य ठिकाने कैसे रातों रात कमजोरी बन सकते हैं, और उसका सीधा असर कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ा। फिर हमने देखा कि कैसे घरेलू तेल उत्पादन की नाकामी ने हमें परेशान किया।
लेकिन खेतों से उम्मीद की किरण निकली, जहां मक्का और टूटा चावल एथेनॉल के रूप में संकटों का हल बन रहा है। उसके बाद हम कैमरून गए, जहां विकासशील देश 1986 के बित्तुके नियमों से लड़ रहे हैं, अपने भविष्य की डिजिटल इकोनॉमी पर टैक्स लगाने का हक मांग रहे हैं। और अंत में बात हुई आम नागरिक की, जो फोन पर डिजिटल गोल्ड खरीदकर अपनी छोटी बचत को सुरक्षित कर रहा है। ये पूरी चर्चा इस बात का सबूत है कि आज कुछ भी सिर्फ लोकल नहीं रह गया है। एक जगह की भू राजनीति दूसरी जगह की अर्थनीति बन जाती है। बिल्कुल। सुनने वालों के लिए ये सब सिर्फ खबरें नहीं हैं, ये वो धागे हैं जिनसे हमारे और आपके आने वाले कल की तस्वीर बुनी जा रही है। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक नया और थोड़ा उकसाने वाला विचार छोड़कर जाना चाहूंगी। बिल्कुल। आज ये स्पष्ट हो गया कि दुनिया की बड़ी शक्तियां अपने भू राजनीतिक प्रभाव और ऊर्जा संसाधनों यानी जमीन और तेल के लिए किस हद तक लड़ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ आम नागरिक डिजिटल संपत्तियों की ओर बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है, क्या भविष्य में असली ताकत और सत्ता जमीन के टुकड़ों और तेल की खदानों में होगी, या फिर उस डिजिटल डेटा, तकनीक और सर्वर रूम्स में जिस पर पूरी दुनिया निर्भर होती जा रही है? ये वाकई एक बहुत गहरा विचार है जिस पर मंथन होना चाहिए। बिल्कुल। सुनने वालों का इस गहन विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक नए विषय की गहराई में उतरने के लिए जल्द ही फिर मुलाकात होगी।